अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, कोई कशीदगी नहीं है, सब कुछ पहले की तरह है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई सब कुछ नॉर्मल है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अचानक पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया, जिस पर खुद तहरीक इंसाफ के अरकान ने एतराज़ किया कि अचानक इजलास क्यों बुलाया गया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक PTI के अरकान ने हंगामी इजलास बुलाने पर चीफ व्हिप आमिर डोगर से एहतजाज किया। उन अरकान का कहना था कि इस्लामाबाद पहुंचने में वक्त लगेगा, हंगामी इजलास क्यों बुलाया गया है, इजलास कल भी तो बुलाया जा सकता था। तो इस पर आमिर डोगर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हिदायत मिलने पर फौरी इजलास तलब किया है। फिर 3:30 बजे खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास शुरू हो गया है। ज़राए से खबर सामने आई कि वज़ीर आज़म ने मौजूदा सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया और कहा कि हुकूमत और फौज में किसी किस्म की गलत फहमी नहीं, अस्करी क़यादत से मुझसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि DGISI की तैनाती में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। DGISI की तैनाती से मुताल्लिक इबहाम दूर हो गया। फिर इस इजलास के बाद वफाकी वुज़रा ने इजलास की तफसीलात बताई, सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए। सहाफ़ी दिलचस्प सवाल करते रहे, वुज़रा जवाब देते रहे। मौजूदा हालात हैं उनके बारे में कहा कि सब चीज़ सेटल है, हमारे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं, हमारे और आर्मी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम पॉलिटिकली सोचते हैं और उनका एक अपना तरीका कार है, लेकिन म्यूचुअली सारी चीज़ें सेटल। तो किसको अपॉइंट किया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने? कोई समरी आ गई है? अभी मेरा मतलब है ये प्राइम मिनिस्टर को जा रहे हैं। कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने की। जी बेटे, पहले कभी भी नहीं बना, क्यों बना? बेटे देखें, ये मसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज़ थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार। प्राइम मिनिस्टर सो दुनिया एजाज यार तू ही अवार्ड ना ले लिया कर। मेरा मतलब है डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस, प्लीज डोंट आस्क सिली क्वेश्चंस। लास्टली हो जाएगा एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन इन विच। कहती है ना, कुछ हसरतें ऐसी होती हैं जो हसरतें ही रह जाती हैं, और कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो वो इंशाल्लाह पूरी नहीं। हुकूमत में जो भी आप तैनाती करते हैं वो मुतनाज़ा होती है, चाहे आर्मी चीफ की हो, चाहे चेयरमैन नैब की हो। सब खड़े। सर आप कहा जा रहा है आपने शेरवानी तैयार कर ली है? सर सुने आप निजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खटक साहब आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? खटक साहब सर आज हो जाएगा नोटिफिकेशन सर? जो इस वक्त एक और जो मामला चल रहा है DGISI का, उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब ने बड़े भरपूर तरीके से ये बात कही कि फ़ौज और हुकूमत एक पेज के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं उनसे उनके बहुत ही खुशगवार और करीबी ताल्लुकात हैं, और जो भी नुक्ता नज़र होता है वो हम बैठ के आपस में बातचीत से हमारी तय हो जाता है। DGISI के मसले के ऊपर भी सूरत हाल एग्जैक्टली यही रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो ये समझते हैं कि कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप इतने अच्छे नहीं रहे जितने आज हैं, और उसका जो बहुत बड़ा क्रेडिट है वो जाहिर है कि जनरल बाजवा को भी जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाअल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी, और इसके ऊपर पूरी तौर के ऊपर जो सिविल और मिलिट्री दोनों जो साइट्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं, और इंशाअल्लाह एक एतमाद की फ़िज़ा में ये फ़ैसला जो है वो होगा। समरी में किसका नाम लिखना? कब तक नोटिफिकेशन होना है? शिबली साहब नाम, दूसरा सवाल ये होगा कि किसका नाम फाइनल? शिबली साहब नोटिफिकेशन, शिबली साहब मालूम भी नहीं है। शिबली साहब आपके मुताबिक कब तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा? कितने पुरुमीद हैं? मैं बहुत पुरुमीद हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज या कल में ये मसला बिल्कुल अपने इख्तिताम पसीर। DGISI वाला मामला इतना तूल क्यों पकड़ गया? 8-9 दिन गुजर गए, अभी तक फैसला क्यों नहीं हो पाया? इस पर आज ज़्यादा बात नहीं हुई। मैं सिर्फ आपकी गुजारिश के लिए इतना बता दूं कि हमारे जो दोस्त मिठाई खाने में जल्दी करते हैं, वो मिठाई हमेशा उनके पेट में दर्द करती है।
कि वाकई सब ठीक है, इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे। वफाकी वज़ीर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिबली साहब बहुत शुक्रिया। साहब ये क्यों अचानक इजलास बुलाया? सब ठीक है, सब अगर वैसा ही है, सब अच्छा चल रहा है, तो अचानक अपनी ही पार्टी के लोगों का इजलास बुलाकर वज़ीर आज़म को उनको इस सूरत हाल पर एतमाद में लेने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए शाहज़ेब, पहली बात तो ये है कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है हम, एक पार्लिमानी सिस्टम है और इजलास असेंबली के होते रहते हैं और इसी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज जो पार्लियामेंट्री पार्टी से आए वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं और वो गाए बगाए वो इंटरेक्ट करते रहते हैं पार्टी के और अपने जो इत्तेहादी हैं उनकी पार्लियामानी पार्टी के इजलास से। तो आज कोई मुख्तलिफ नहीं था। ये ज़रूर था कि इसमें 2-3 बातें हुई बुनियादी तौर पे। एक तो महंगाई के सिलसिले में बात हुई, एक बात हुई जो अपने हमारा जो ईद मिलादुल नबी है उसकी अहमियत और उसके पूरे पुरजोश तरीके से मनाने की बात हुई और उसमें ये भी बात हुई कि जो क्राइसिस बना दिया गया था या बन गया था या जो मीडिया में जो डिस्कशंस हो रही थी, मुख्तलिफ कयास आ रही हो रही थी, तो जिस तरह के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने आपको बता दिया है कि ये इशू रिज़ॉल्व हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि किसी भी सियासी पार्टी को और फिर ख़ास तौर पे एक इक़्तिदार में जो पार्टी हो उसकी लीडरशिप ने अपने हमेशा उसको ऑन बोर्ड रखना होता है कि जो भी ये कयासारियाँ हो रही हैं तो उनको क्लैरिफाई किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अच्छा किया, वो इन मामलात पे उन्होंने हमें एक इसका अपडेट भी दिया और बाकी जो इश्यूज थे जिसमें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी बात है, इसमें मगर हमने तारीखी तौर पर देखा है और जाहिर है आप भी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उससे अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जब हुकूमतें ये कहना शुरू हो जाए सिविल अस्करी ताल्लुकात के हवाले से कि सब ठीक है, तो आमतौर पर सब ठीक होता नहीं है। तो इस दफ़ा जब आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, तो माजी के बरक्स कोई बात है या माजी का तसलसल ही है? नहीं, देखें, हमने तो हमेशा से यही कहा है कि हमारी हुकूमत में जिस तरह के एक बड़े कोऑपरेटिव माहौल में कभी ऐसा नहीं हुआ, जो कि हमेशा हमने देखने में आया कि बड़ी टेंशन रहती है। वो टेंशन जो है तो हमारी हुकूमत में जब से हम आए हैं और आज के दिन तक वो नहीं है। ये इश्यूज़ ऊपर नीचे हो सकते हैं। मुझे याद है जब ये जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात थी उस वक्त भी बड़ी कयास आराइयाँ हो रही थी, बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन देखिए एक इंस्टीट्यूशन है जो कि एक बड़े डिसिप्लिन से काम करती है, एक उसका अपना एक तरीक़ाकार है। दूसरी तरफ हमारी गवर्नमेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। अब पॉलिटिकल गवर्नमेंट और जो दूसरी जो हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, इनका ये जाहिर है कि एक उस पे होना, कोऑर्डिनेशन में होना, ये बड़ा अहम होता है और बाज़ों का ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्टन इश्यूज प्रोसेसेस, वो जो है तो उसकी वजह से कभी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन उसका ये कतई मकसद नहीं है कि ये कोई एक क्राइसिस है। अब जाहिर है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं या जो और लोग हैं, और वैसे भी हमारी माशाल्लाह हम थ्राइव करते हैं इस किस्म की चीज़ों पे, तो वो उससे चीज़ को हमने ये रीइटरेट सो टू से कह रहे हैं, जो आपके सवाल का जवाब है कि हमें ये क्यों कहना पड़ा। हम इसलिए कह रहे थे कि उस पर काफ़ी छेमे गोइयाँ हो रही थी कि जी ताल्लुकात शायद ख़राब हो गए हैं, तो हमें ये बताना और शबी साहब ताल्लुकात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आपने जो कहा इधर उधर, अगर एक आध वाक़े पे माजी में फिर ये भी हुआ है कि अगर एक आध वाक़े की वजह से कोई टेंशन डेवलप हो जाए, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ इधर उधर ताल्लुकात हो जाए, तो अगर वो मामला ठीक भी हो जाए तो फिर उसके असरात आने वाले सालों में देखे भी गए हैं। हुकूमतें अदम इस्तेहकाम का भी शिकार हुई हैं। आपके ख्याल में इस दफ़ा ये वाक़या अभी माजी के बरक्स ही होगा कि इशू हुआ था, सेटल हो गया, इसके असरात नहीं देखेगी हुकूमत आने वाले सालों में? देखें, मैं तो इस बात पे भरपूर यकीन रखता हूँ कि देखें, इस किस्म की किसी भी रिलेशनशिप में कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जब अगर बुनियाद ठीक ताल्लुकात की एक ख़ास उस पे हो, प्रिंसिपल्स पे हो, तो उसमें इस किस्म की जो एबरेशन है उसको एक माइलस्टोन नहीं समझना चाहिए। ये एक जो भी वर्किंग होती है उसमें ये चीज़ें होती रहती हैं और मैं ये यकीन रखता हूँ कि आने वाले दिनों में भी हमारी हुकूमत इंशाल्लाह
एक बड़े स्टेबल तरीके से जाएगी। हमने फोकस करना है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जो अतराफ़ के जो हालात हैं हमें उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और इस वक्त हमें जो ये क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम चाहते हैं कि इस वक्त जो सीरियस इश्यूज़ हैं जो मुल्क को दरपेश हैं, फोकस उन पे किया जाए। वो अहम है बिकॉज उससे डायरेक्ट ताल्लुक़ है इस मुल्क की सलामती का, इस मुल्क की खुशहाली का, अमन व अमान का, या कॉन्ट्ररी टू दैट कि अगर हमारे हमसायगे में। तो इसलिए ये बड़ा एक सेंसिटिव टाइम है जिसको कि हम फेस कर रहे हैं। ये सबसे अहम बात, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो कि आप फोकस अपनी गवर्नेंस पर ही करें, खारजा पॉलिसी और जो डोमेस्टिक मामला थे उसी पर आपका फोकस हो। बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सीनियर साफ़ी तज़कियाकार फाउज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फाउज़ साहब बहुत शुक्रिया। आपने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि पनामा के बाद शायद पहली दफ़ा इस्लामाबाद में इतनी ज़्यादा सियासी गहमा गहमी नज़र आ रही है। हुकूमत कह रही कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। आपको लग रहा है वाकई मसला हल हो गया, सब ठीक है? शुक्रिया शाहज़ेब। देखिए, मेरे ख्याल में मसला अभी तक हल तो नहीं हुआ। कुछ खबरें सुनने को ये आ रही हैं कि हल होने के करीब है, और आज नहीं तो कल तक जो है वो मामलात किसी एक करवट बैठ जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा अहम इशू ये है और सवाल ये है कि ये जो 5-6 दिन 7 दिन जो ये मामला लटका है, उससे कितना नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। ये जो बैलेंस शीट है मेरे ख्याल में ये बहुत हद तक तयन करेगी कि इस मसले के हल के बाद भी पाकिस्तान की सियासत जो है वो किस रुख मुड़ती है। मतलब ज़ाहिर ये हुकूमत तो दावा करती आई है सेम पेज का, और इतना दावा कि शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि इतनी सपोर्ट अगर किसी और को होती और ऐसे ताल्लुकात किसी और के होते तो वो हुकूमत बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती। आपको लगता है कि अब जबकि सेटल हो गया बकौल हुकूमत के, तो मुस्तकबिल भी वैसा ही होगा जैसा माजी था, और जो कोई ऐसे मामला ख़राब नहीं हैं, सब ठीक ही रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल में एक चैलेंज खड़ा हो गया है, और वो चैलेंज इसलिए है क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है जिसका जो अभी हमने देखा 5-6 दिन में जिस रिलेशनशिप की बुनियाद पे ये एक बहरानी कैफियत डेवलप हुई है, इस रिलेशनशिप का जो सबसे अहम जुज़ था वो ट्रस्ट था और कॉन्फिडेंस था और एतमाद था। और जब ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो एक रिलेशनशिप में हो तो फिर इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती कि प्रोसीजर जो है वो कहाँ पे कितना पूरा उतरा और कितना नहीं उतरा, किसने कितनी मुशावरत की और कितनी नहीं की। ये मामला थोड़े से मेरे ख्याल में डी प्रायोरिटाइज हो जाते हैं अगर आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि जब ट्रस्ट होता है तो फिर दोनों तरफ ये एक अच्छी तरह जो है ये एक रियलाइजेशन होती है कि ये एक विन विन सूरत हाल है। कोई शख्स या कोई इदारा दूसरे के एक्सपेंस पे अपनी मनमानी नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जो रेजोल्यूशन होने जा रहा है जो कि आज या कल में हो जाएगा, अगर इस रेजोल्यूशन की बुनियाद पर यह सवाल उठता है कि क्या ये किसी की जीत है या किसी की हार है, और जिसकी जीत है क्या वो जोर जबरदस्ती से करवाई गई है, अगर ये तासुर बना या बनाया गया तो फिर मेरे ख्याल में ये जो नफा नुकसान की बात हो रही है वो आने वाले दिनों में हमें वो बहस छिड़ती नजर आएगी, और उस बहस के नतीजे में मेरे ख्याल में जो एक सियासी मंजरनामा है उस पर कुछ फर्क पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया फाउज़ साहब का तज़िया भी आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, इसी के तसलसल में एक और खबर इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जहां मरकजी हुकूमत से मुताल्लिक मुख्तलिफ क़यासराइयाँ हो रही हैं, तो वहीं इस वक्त बलूचिस्तान में भी सियासी बहरान की कैफियत है। 2018 में नून लीग की बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने और सेनेट इंतखाबात में उसकी अक्सरियत रोकने के लिए रातों रात बनने वाली जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी इक़्तिदार के तीसरे साल में ही अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार हो गई है। इस वक्त बलूचिस्तान की सियासत ने एक ड्रामाई शक्ल इख्तियार कर ली है। हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमात के नाराज़ अरकान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुके हैं, वाज़ेह कर चुके हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मुस्ताफ़ी हों और माइनस जाम कमाल के अलावा कोई ऑप्शन काबिल कबूल नहीं। जबकि इससे पहले 3 हुकूमती वज़रा और 2 मुशीर मुस्ताफ़ी भी हो चुके हैं। जबकि गुज़िश्ता दिनों 14 अरकान ने बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है और गवर्नर बलूचिस्तान से मुतालबा किया है कि वो इस हवाले से फौरी असम्बली का इजलास तलब करें, मगर जाम कमाल ने मुस्ताफ़ी होने के ऑप्शन को रद्द कर दिया है। वज़ीर आला मुतमईन है कि अक्सरियत अब भी उनके साथ है और वाज़ेह किया है कि 3 से 4 दिन में तहरीक अदम एतमाद पर असम्बली का इजलास होगा और नंबर गेम वाज़ेह हो जाएगी। इन ख्यालात का इजहार आज उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद भी किया। जाम साहब, आपकी मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, क्या बातें हुई, कुछ शेयर करेंगे सर? जी, बलूचिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान के अंदर
डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी, सिस्टम्स को इम्प्रूवमेंट और इन सारी चीज़ों के हवाले से बात नहीं बनाएंगे। इस हवाले से क्या बात है? जी इंशाल्लाह अदम एतमाद नाकाम होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे। सर इस्तीफा नहीं जी बिल्कुल नहीं, इस्तीफा की बात ही नहीं है, कोई क्यों देंगे? नहीं होगा क्या? तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी? जी वोटिंग होगी। आप चाहते हैं वोटिंग हो? बिल्कुल अच्छी बात है, वाजे हो जाए। कब होगी सर? मेरे ख्याल आने वाले 3-4 दिनों में होगी इंशाल्लाह। अहम बात यह है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जब बनी थी तो मौजूदा वजीर आला जाम कमाल उसके सदर बने, मगर इख्तलाफात की खबरों के दौरान हाल ही में जाम कमाल ने पार्टी सदरात से इस्तीफा दे दिया और 2 दिन पहले पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने पार्टी के नायब सदर और मुस्ताफी होने वाले सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी को बलूचिस्तान अवामी पार्टी का कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया, जिसके बाद वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अपने इस्तीफे से ही पीछे हट गए और वाजे किया कि वो अब भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर हैं। और आज जाम कमाल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात भी की और जराये के मुताबिक जाम कमाल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि ज़हूर बुलेदी का बतौर पार्टी सदर नोटिफिकेशन गैर कानूनी है और अब भी पार्टी के मरकजी सदर वही हैं। अब दिलचस्प सूरत हाल है, दोनों ग्रुप हिमायत हासिल करने के लिए मुतहर्रिक हैं। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात भी हुई और अब मामला तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग तक जा चुका है। इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इत्तेहादी जमातों के अरकान की तादाद 41 है, जिसमें से 14 अरकान अपना जहन वाज़े कर चुके हैं, कह चुके हैं कि जाम कमाल किसी सूरत कबूल नहीं है। जबकि अहम बात यह है कि नाराज अरकान की तरफ से तहरीक अदम एतमाद जमा कराने से पहले बलूचिस्तान असम्बली की अपोजिशन जमातों के 16 अरकान ने गुज़िश्ता माही वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, जिसे गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट ने टेक्निकल बुनियादों पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया था। यानी अगर नाराज अरकान अपोजिशन को साथ मिला लेते हैं तो फिर वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, मगर अपोजिशन नाराज अरकान का साथ क्यों देगी? क्या उनसे राब्ते किए भी गए हैं? इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है नाराज रुकन और साबिक सूबाई वजीर ज़हूर बुलेदी। ज़हूर बुलेदी साहब बहुत शुक्रिया। ज़हूर साहब, ज़ाहिर वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 2 हफ्ते पहले आर्मी चीफ से मुलाकात की, आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की, वो पूरे एतमाद भी हैं, आपके साथ अरकान भी 14 हैं, 65 का हाउस है, आपकी तादाद भी पूरी नहीं है, तो कैसे हटा लेंगे आप उन्हें? देखें, ये 65 की असम्बली है और जाम साहब के पास तकरीबन कोई 26 मेंबर्स हैं कोalition के साथ मिला के। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं 12 अरकान उनसे नाराज़ हैं और जो कोalition पार्टनर्स में भी हमारे साथ जो हैं 3 हैं, टोटल हम 15 लोग हैं। और जब एक वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है वो अददी अक्सरियत खो चुके हैं तो उसको फिर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। तो वो देखें, वो अखलाकी जवाज़ भी खो चुके हैं, तो उस हवाले से हमने उनको कहा था कि आप मेहरबानी करें, आप अददी जो हैं अक्सरियत खो चुके हैं तो आप जो हैं ख़ुद स्टेप डाउन कर जाएं। लेकिन चूँकि उन्होंने हमारी बात को हवा में उड़ा दी तो अपोजिशन डेफिनेटली देखें हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मूव आ रही है तो अपोजिशन तो साथ देगी, क्योंकि अपोजिशन के साथ जो इसका रवैया था 3 सालों में उनको जेलों में बंद किया, उनके ख़िलाफ़ बख्तर बंद गाड़ियाँ चढ़ा दी और एक पूरे दुनिया पाकिस्तान में एक तमाशा बना दिया सूबाई असम्बली को, तो वो तो जाम कमाल किसी सूरत में सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस हवाले से हमारे तकरीबन कोई 40-45 बंदे जो हैं जाम कमाल के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो उस हवाले से हमने उनको कहा कि जी आप मेहरबानी करें, चूँकि आप अददी अक्सरियत खो चुके हैं, आप जो हैं रिज़ाइन कर दें। अगर रिज़ाइन नहीं करेंगे तो अदम एतमाद की मोशन आ चुका है। मगर आपने बात भी की अपोजिशन से या आपने खुद नहीं ज़हन बना लिया कि अपोजिशन आपका साथ दे देगी? देखिए, ये तो अंडरस्टूड है, हमने भी बात की है, जाम कमाल साहब भी उनके पास गए हैं, मौलाना गफूर हैदरी साहब के पास गए हैं, BNP मैंगल से भी रब्ता किया है। ये तो सियासत में होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो रब्ते रहते हैं अपोजिशन के साथ। तो जितने भी हमारे कोalition पार्टनर्स हैं, ANP है, HTP है, उनके साथ भी हमारे रब्ते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि जी चूँकि एक बैड गवर्नेंस है पूरे सूबे में, तो हम इसको जो है उसकी ज़िम्मेदार जो हैं जाम कमाल साहब हैं, तो उनको निकालें, फिर हम जो हैं कोalition के साथ मिल के एक अच्छी हुकूमत बनाते हैं। मतलब सिर्फ अपोजिशन से ही राब्ते किए या कहीं और भी किए हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आपकी पार्टी एक ख़ास हालात में बनाई गई थी, खुद नहीं बन गई थी, तो क्या खुद से ही टूट जाएगी? कोई और राब्ते या ऐसी बात हुई है? देखिए, सूबाई असम्बली के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ हमने रब्ता किया है। कल हमने जो है बयान भी दिया था कि जी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर हमें इसमें जो है सालसी का किरदार अदा करना चाहें तो वो कर लें, क्योंकि वो हमारे सूबे में भी कोalition पार्टनर्स हैं और हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो हैं या फेडरेशन में भी जो है पार्टनर हैं। तो उस हवाले से उनका रोल बनता है, अगर वो इस मामले को जो है अफ़हाम और तफ़हीम से हल करना चाहें और जाम कमाल साहब से अगर वो कह दें कि जी आपके कोalition पार्टनर्स या जो है आपकी अपनी पार्टी आपके ख़िलाफ़ है तो उनको मशवरा दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमारा किसी और के साथ कोई रब्ता नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है।
ये तो अच्छी बात है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात कर रही है, मगर वज़ीर आला ने ट्वीट किया कि 2 से 7 बजे तक तो ये सारे वज़ीर मेरे साथ बैठे होते थे, मुख्तलिफ फंक्शंस में मेरे साथ जाते थे, मुख्तलिफ अफेयर्स में मेरे साथ होते थे, अपनी कारकर्दगी पे तवज्जो देते तो आज शायद आवाम के लिए कुछ कर पाते। तो ये उनकी अकेले की नाकामी कैसे है जब आप उनकी कारकर्दगी पे भी सवाल उठा रहे हैं? देखें, जाम कमाल साहब का एक वतीरा है कि ना वो ख़ुद काम करते हैं ना किसी को करने देते हैं। उनकी गवर्नेंस बलूचिस्तान में बड़ा मशहूर है कि सारा दिन जो है 7-7 घंटे की मीटिंग्स करते हैं, सारे सेक्रेटरीज़ को अपने पास बुलाते हैं और उसका कोई आउटकम नहीं आता। और जहाँ तक देखें उनके एतमाद की बात है तो जब से हुकूमत बनी है कोई ना कोई नाला रहा है। पीटीआई का जो पार्लिमानी लीडर है वो भी नाला रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था। इसके अलावा जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर भी जो है आवाज़ें उठती रहीं, लेकिन जब लोगों ने देखा कि जाम कमाल ख़ान पे जो है बलूचिस्तान के अवाम का एतमाद उठ चुका है, अवाम उनको नहीं चाहती। आप देखें बलूचिस्तान में जो भी हक़ की आवाज़ उठाता है, कोई स्टूडेंट हो या टीचर हो या जो है कोई और मुलाजिम हो, डॉक्टर हो, सबको पुलिस के ज़रिए डंडे पड़ते हैं। तो हम लोग आम पॉलिटिकल वर्कर हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हमने अपने हलकों में जाना है। जो इस बैड गवर्नेंस का जो है असर है वो हमें डेफिनेटली असर करेगी। लोग कल हमसे पूछेंगे कि देखें आप हुकूमत में थे, हमारे बजाय मसाइल हल करने के आपने जो है हमें ऊपर से पुलिस के ज़रिए डंडे पड़वाया, आपने हमारे मामलात ख़राब कर दिए। तो एक मजबूरी की सूरत में जो है हमने ये इंतहाई कदम उठाया है ताकि चूँकि हम देखिए हम बलूचिस्तान के ना सिर्फ मेंबर्स हैं बल्कि हम एक बड़ी तादाद की जो है वो तर्जुमानी करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं। जब किसी गवर्नमेंट पे अवाम का एतमाद उड़ जाए तो डेफिनेटली जो है वो फिर उसका रहना जो है वो अखलाकन भी दुरुस्त नहीं है। यानी आप कह रहे हैं 3.25 साल में बलूचिस्तान हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है अवाम के मसाइल हल करने में और उसकी बहुत बुरी गवर्नेंस रही है। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ और मैं साबित भी कर सकता हूँ। देखें बलूचिस्तान का मामला क्या है, बलूचिस्तान का मसला तो सियासी है। जब आप सियासत से हट के एक ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में हुकूमत चलाएंगे, अपने आप को एक मैनेजर बना के रखेंगे तो देखिए फिर हुकूमत नहीं चलेगी, फिर मसाइल जन्म लेंगे और उन्हीं मसाइल की वजह से जो है आज अदम एतमाद जो है उसके खिलाफ सूबा असम्बली में आ चुका है। और नाकाम हो गई आपकी अदम एतमाद तो फिर क्या होगा? हमारी हुकूमत अदम एतमाद बिल्कुल नाकाम नहीं होगी। हमारे पास जो है अददी तादाद है, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। 15 लोग हमारे हैं, 24 अपोजिशन के हैं और जाम साहब के पास सिर्फ जो है 26 लोग हैं और वो भी देखिए पार्टी हमारे साथ है। हम उनके साथ पास भी जाएंगे, हम पीटीआई के पास भी जाएंगे, हम जो है एचडीपी के पास जाएंगे, हम एनपी के पास जाएंगे। उनका इत्तेहाद जाम कमाल से नहीं था, उनका इत्तेहाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ था और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 80% लोग हमारे साथ हैं। तो इसीलिए उनको भी अपनी जो है हिमायत का नज़रसानी करना चाहिए, उनको भी हमें हमारी हिमायत करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। ब्रेक शामिल करेंगे, एक बहुत अहम इशू पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। मुल्क में रिवायत कायम होती नजर आ रही है कि जब भी ख़वातीन, अक़लियतों या फिर कमज़ोर तबकों के हवाले से कानून साजी की जा रही हो तो इब्तिदाई मरहलों में ही बगैर किसी बहस, बगैर किसी दलील के मुशावरत के अमल में ही गैर इस्लामी करार देकर उसे मुस्तरद कर दिया जाए। हुकूमत दबाव में आकर फैसला करती है और ऐसी कई मिसालें हैं। और ऐसा ही गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी के इजलास के दौरान हुआ जिसमें हुकूमती वुज़रा ने मजहब की जबरी तब्दीली को मुल्की अमन के लिए नुकसानदेह करार दिया और हंगामा आराई के खतरे के पेश नज़र मुशावरत के अमल में ही इस बिल की मुखालफत कर दी, जिसके बाद पार्लिमानी कमेटी ने यह बिल ही मुस्तरद कर दिया। इस बिल में आखिर ऐसा क्या है, इसका जायजा लेते हैं। वज़ारत इंसानी हुकूक की मदद से बनाए गए इस बिल के मुताबिक कोई भी गैर मुस्लिम जो कम उम्र ना हो और वो किसी दूसरे मजहब को कबूल करने के लिए तैयार हो तो वो अपने इलाके के एडिशनल सेशन जज से कन्वर्जन सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दे सकता है, जिसमें उसका नाम, उम्र, शनाख्ती कार्ड नंबर, वालिदैन, बहन भाइयों और बच्चों की तफसीलात होंगी और मजहब तब्दील करने वाला शख्स अपनी दरख्वास्त में मजहब तब्दील करने की वजह भी दर्ज करेगा। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक दरख्वास्त मौसूल होने के बाद एडिशनल सेशन जज 7 दिन के अंदर इस शख्स को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ताकि यकीनी बनाया जा सके कि मजहब किसी दबाव, फ्रॉड या गलत मालूमात के जरिए तब्दील नहीं किया जा रहा। जबकि इंटरव्यू के बाद जज इस शख्स को 90 दिन का वक्त देगा ताकि इस दौरान वो मजहब का तकाबली जायजा ले सके। बिल के मुताबिक जिसके बाद वो एडिशनल सेशन जज से दोबारा राब्ता करेगा और फिर उस जज की तसल्ली के बाद ही इस शख्स को मजहब की तब्दीली का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मुजव्वज़ा बिल में मजहब की जबरी तब्दीली के खिलाफ सजाएं भी तजवीज़ की गई थी। बिल के मुताबिक मुजरिमाना ताकत के जरिए मजहब की तब्दीली पर 5 से 10 साल की सजा और 1 से 2 लाख रुपए जुर्माना भी तजवीज़ किया गया था। जबकि मुजव्वज़ा बिल में मजहब की जबरी तब्दीली में मुआवनत की भी 3 से 5 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना तजवीज़ किया गया था। जबकि मजहब तब्दील करने वाले फर्द की उम्र का तयन बर्थ सर्टिफिकेट फॉर्म बी या फिर स्कूल के एनरोलमेंट कार्ड के जरिए किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जब यह बिल पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश किया गया तो इस पर वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी ने मौक़िफ़ अपनाया
कि जबरी तब्दीली के खिलाफ कानून बनाने के लिए अभी माहौल साजगार नहीं है। साथ ही उन्होंने इस कानून को मुल्क के अमन के लिए नुकसानदेह करार देते हुए कहा कि इससे अक़लियतों के लिए मसाइल पैदा होंगे और वो मजीद खतरात का शिकार होंगे। जबकि कमेटी में मौजूद पार्लिमानी उमूर के वजीर अली मोहम्मद खान का इस हवाले से कहना था कि उन्हें वजीर कानून फरोग नसीम ने इस हवाले से खबरदार करते हुए इसे खतरनाक अमल करार दिया है। अली मोहम्मद खान ने मजीद कहा कि मजहब की जबरी तब्दीली के हवाले से उम्र की हद रखना गैर इस्लामी और पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। पार्लिमानी कमेटी में जहां हुकूमती वज़रा ने इस मुजवज़ा बिल पर तनकीद करते हुए इसकी मुखालफत की, वहीं PTI से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती अरकान असेंबली ने एतराज़ किया कि हुकूमती वज़रा की बातों से यह तासुर आ रहा है कि जैसे मुल्क में मजहब की जबरी तब्दीली कोई मसला ही नहीं है। इस हवाले से PTI के रुकन असेंबली लाल चंद का कहना था कि आप अक़लियतों को दीवार से लगा रहे हैं और बिल को मुस्तरद करने जैसे फैसलों से अक़लियतों का इस मुल्क में रहना जहन्नुम बना देंगे। इस हवाले से मैंने लाल चंद से रब्ता किया तो उनका कहना था कि यह बिल उन्होंने वजारत इंसानी हुकूक की मुशावरत से बनाया था। फिर वजारत इंसानी हुकूक ने यह बिल वजारत मजहबी उमूर को मुशावरत के लिए भिजवाया था, लेकिन वजारत मजहबी उमूर ने खुद से ही उस पर एक कमेटी का इजलास बुला लिया जिसमें इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन, उसके अरकान समेत दीगर मकामी उलमा को भी दावत दे दी गई। लेकिन अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों या रहनुमाओं को इस इजलास में दावत ही नहीं दी गई थी और इस इजलास में वजारत मजहबी उमूर को खबरदार किया गया कि यह बिल अपनी मौजूदा शक्ल में नाफिज नहीं हो सकता। इस इजलास में भी इस मुजवज़ा बिल की कई शिकों पर एतराज़ात उठाए गए, लेकिन इस मौजू पर बहस ही नहीं की गई कि इस मुजवज़ा बिल में क्या तरमीम की जाए। जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में मजहबी उमूर के वज़ीर नूरुल हक क़ादरी और वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने इस बिल की मुखालफत करते हुए इसे मुकम्मल तौर पर ही मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी। क़ादरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब, बहुत हसास मामला है, जबरी मजहब की तब्दीली हो, हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता है, उसके बावजूद ये बिल मुस्तरद भी हुआ और आपके अपने जो अक़लियती मेंबर्स हैं तहरीक इंसाफ के, वो भी इस पर एहतजाज करते रहे और आप कह रहे हैं कि माहौल साजगार नहीं है। कब माहौल साजगार हो सकता है इसके लिए? जी, माहौल तो एक अलग इशू है, क्योंकि एक चीज को ऐसा एक ड्राफ्ट जो पहला इसका तैयार किया गया था, एक कितना कंट्रोवर्शियल और मुतनाज़ा ड्राफ्ट था, जिसने एक खामखा बिला वजह तनाज़ा खड़ा कर दिया। मुतनाज़े था तो बहस की जाती ना, अक़लियती अरकान को भी बुलाया जाता, बहस करते, मुतनाज़े शिकें ख़त्म करते या उस पर मुशावरत करते, तरमीम हो सकती थी। इसमें देखें, मसला सिर्फ सिंध का है और सिंध के भी 3-4 अजला का है। बाकी खैबर पख्तूनख्वा में कोई इस तरह का एक केस भी नहीं है, पंजाब में न होने का बराबर है, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ICT एरियाज में कोई केस नहीं है, सिर्फ सिंध के 3-4 अजला के केसेस है। और हमारा ख्याल था कि इसको एक इंतजामी सख्ती के साथ और इंतजामी एक डिसिप्लिन के साथ इसको काबू किया जा सकता है। साहब, मुल्क में जो 36 लाख हिंदू रह गए हैं उसमें से 34 लाख रहते ही सिंध में हैं, तो मसला भी ज्यादा सिंध में ही है और इसमें इतनी ज्यादा चीजों को एड्रेस किया गया था, तो उसमें क्या मुतनाज़े ऐसी बात थी जिसे बहस से दूर नहीं किया जा सकता था? इसमें सबसे जो बड़ा एक तनाज़ा था, उससे जब ये पहली दफा इंट्रोड्यूस हुआ, जनाब डॉक्टर निश कुमार साहब ने किया नेशनल असेंबली में, उन्होंने जब पेश किया तो उस वक्त मैंने कहा था कि इसके 2 हिस्से हैं, एक फोर्स कन्वर्जन है, जबरी मजहब की तब्दीली है और इसमें कोई दोराए नहीं है। हम बहैसियत मुसलमान, हमारा दीन, हमारा अकीदा, कुरान और हदीस इस पे वाज़ेह है कि किसी को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने पर आप मजबूर नहीं कर सकते, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप उसको 18 साल उम्र के साथ मशरूत करते हैं तो फिर हमारे तारीख़ इस्लाम के बहुत बड़े मशाहिर, जिसमें जलीलुल कदर सहाबा और हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहू की शख्सियत, बहुत सारे सहाबे किराम है, ताबीन है, ऐसी शख्सियात है कि पूरा हमारे इस्लामी तारीख को हम फिर मसख करने की तरफ जाएंगे। तो मैंने कहा कि ये शर्त जो है, अगर किसी को अल्लाह ताला हक्कानियत की तरफ या एक दीन की तरफ या हक की तलाश में कोई रास्ता दिखाता है और 18 साल से पहले उस तरफ चला जाता है कि उसमें कोई कदगन और कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, तो उसके 2 हिस्सों में एक हिस्से के फोर्स कन्वर्जन की तो हमने हिमायत की थी कि इसको मना होना चाहिए और इस पर सख्ती से बात करनी चाहिए और इसमें इस्लाम और दीन का हुक्म वाज़ेह है। लेकिन 18 साल की उम्र की ममानियत
नहीं नूर साहब, मगर ये जो आप बात कह रहे हैं कि अगर किसी को कोई अल्लाह राह दिखा देता है, देखें अब यहाँ पर एक मसला है, अगर किसी को अल्लाह राह दिखा देता है, 12-13 साल की उम्र में अगर कोई बच्चा मुसलमान हुआ है तो 18 साल की उम्र तक भी मुसलमान रह सकता है। 90 दिन को अगर सोचने का टाइम दिया गया है और जज फैसला करेगा तो 90 दिन बाद भी फैसला कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर मसला कानूनी तौर पर डिक्लेयर करने का है, वरना मजहब तो किसी का जाती मामला है। अगर कोई 13 साल की या 15 साल की उम्र में मुसलमान हुआ है वो रह ले मुसलमान, मगर जब कानूनी तौर पर डिक्लेयर करने की बात आएगी, ये उसकी बात आ रही है कि उस वक्त वो 18 साल की उम्र में डिक्लेयर कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर मसला ये है कि ये इल्ज़ाम लगता है और ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं कि कम उम्र की हिंदू बच्चियों को ज़बरदस्ती उनका मजहब तब्दील करके उनसे शादी कर ली जाती है, जिसकी वजह से ये उम्र का फैक्टर जो है इसको डाला जा रहा है। जैसे 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड बनता है, 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, ताकि इंसान मैच्योर होता है, उसका जहन पुख्ता होता है और उस वक्त वो कानूनी तौर पर अपना फैसला कर सकता है। ये जो रियासत की मजहब की किसी की मजहब की जाती मामले में मुदाखलत वाली बात है, उसमें वो आ जाती है। और साथ साथ जो आप 90 दिन का शर्त लगाते हैं, इससे बज़ाहिर ये मालूम हो रहा था कि इसमें तो आप इस्लाम की तरफ से अगर कोई आना भी चाहे तो उसके रास्ते को आप रोक रहे हैं, बजाय इसके कि ये फोर्स कन्वर्जन का आप रास्ता रोके, इस्लाम की तरफ किसी को इस्लाम की कबूलियत का रास्ता आप रोक रहे हैं। इससे ये जाहिर हो रहा था। वैसे मगर हमारे मुल्क में कौन किसी का रास्ता रोक सकता है? देखिए ये जो बात है, अगर एक बच्चे ने 12 साल की उम्र में सोच समझकर इस्लाम कबूल किया है, 15 साल की उम्र में किया है, तो वो 18 साल की उम्र में भी अपने फैसले पर जब कानूनी तौर पर डिक्लेयर करना होगा कायम रहेगा। अगर 90 दिन का वक्त है तो जिसने सोच समझकर सीधी राह पर आकर इस्लाम कबूल किया है तो वह 90 दिन भी बाद भी जज के सामने अपने फैसले पर कायम रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ इर्तदाद बहुत बड़ा जुर्म है, मुर्तद की सज़ा बड़ी सख्त है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए दिया गया है कि अगर किसी की ज़बरदस्ती तब्दीली हो, किसी बच्ची का ज़बरदस्ती मजहब तब्दील किया गया हो, तो बाद में वो मुर्तद ना कहलाए अगर वो बाद में अपना फैसला तब्दील करे। इसलिए तासुर जाता है कि हम बतौर रियासत इस मसले को बड़ा नहीं समझते हैं। ये मजहब मुखालिफ था नहीं, आप इसको इस्लाम मुखालिफ का रंग दे रहे हैं। उसमें देखें जिस केस में, क्योंकि जब इन केस की आप गहराई में स्टडी करते हैं तो बिलुमूम इसमें जब हकीकत की तरफ आप जाते हैं तो इस तरह केसेस कुछ और निकल आते हैं। हमने कहा कि जहाँ पे जिस केस में आपको शिकायत हो कि वहाँ पे फोर्स कन्वर्जन है तो उस केस की इंक्वायरी की जाए, और फोर्स कन्वर्जन के लिए जो भी आप अगर वाकयातन उसकी मर्जी के खिलाफ है, वाकयातन उसकी रजा के बगैर वो इस्लाम की तरफ आया है, तो जो इसमें मुलव्वस है उसके लिए आप सजा तजवीज़ करें, लेकिन इस्लाम की तरफ से आने का रास्ता तो न रोका जाए ना। जो अपना खुद फैसला करके आया होगा वो 90 दिन बाद भी अपने फैसले पर क्यों नहीं कायम रहेगा? अगर वो सीधी राह पर आया, जज के सामने ही तो कहना, और जज भी इस्लाम पाकिस्तान का जज है, कोई दूसरे मुल्क के जज के सामने नहीं उसने बताना है। और वो मुनासिब वक्त कब होगा जब आप इस हवाले से अगर इसको संजीदा मसला समझते हैं कि कानून साजी हो, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, फोर्स कन्वर्जन की बार बार शिकायत हो रही है, आपके अपने MNAs हैं तहरीक इंसाफ के जिनको आप नहीं मुतमईन कर पाए हैं, जिनसे आपने डिबेट नहीं की है। अगर अकलियत कह रही है हमारे लिए मसला है तो हम बतौर अक्सरियत फैसला कर लेंगे कि नहीं आपके लिए मसला नहीं है। हमले तो मसाजिद पे भी हो रहे हैं, हमले तो इमाम बारगाहों पे भी हो रहे हैं, हमले तो मज़ारात पे भी हो रहे हैं, हमले तो स्कूलों पे भी हो रहे हैं, हमले तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी पे भी हो रहे हैं। वो एक अलग अमन व अमान का एक अलग इशू है जो इस खित्ते का है, जो इस रीजन का है, जो पाकिस्तान का है, वो एक अलग, उसमें सिर्फ अक़लियतों के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं है। वैसे कितने हिंदुओं और ईसाइयों ने हमले कर दिए हैं पाकिस्तान में मसाजिद पर, स्कूलों पर। अगर दीगर ममालिक में अक़लियती मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि जी इतने सारे दूसरे काम भी तो उन ममालिक में हो रहे हैं तो ठीक है मुसलमानों के साथ भी हो रहा है। हम यही आवाज़ उठाते हैं ना कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो हम अपने मुल्क में अक़लियतों को हुकूक नहीं देंगे, अगर उनकी कोई शिकायत उसको दूर नहीं करेंगे। हरगिज़ हम लोग की न हिमायत करते। वो टीरी मंदिर पे हो गया करक में, सबसे पहले हमने उस पर आवाज उठाई। वहाँ पे रहीम यार खान में हो गया, बौन शरीफ में, वहाँ पे सबसे पहले हमने आवाज उठाई। रियासत के तमाम इदारों ने आवाज उठाई, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इस तरह के नए तनाज़ात हम खड़े नहीं होने देंगे। बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर की गुफ्तगू आपने सुनी। याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।